नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महराज मलिक की पियासे लगने के बाद उन्हें जेल भेजने के बाद लगातार आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर महराज मलिक ही चल रहे हैं। कई सारे उनके पुराने वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, कई सारी ऐसे बातें भी। और हमारा जितने भी उनके वोटर्स हैं, जितने भी उनके चाहने वाले हैं, उन तक हर उनके केस के रिगार्डिंग हर एक अपडेट उन तक दिया जाए। जो हमारे साथ पास अवेलेबल होगी, ऑथेंटिक न्यूज़ होगी, वही हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल हमने पहले भी आपको बताया था कि 10 जो मेंबर्स हैं, जो आम आदमी पार्टी की ओर से इनका लीगल जो टीम एक बनाई गई है, जिसमें 10 वकील हजरात हैं, जिसमें से लिस्ट जो कौंसल किया है उनमें 4 वकील हैं, जिसमें सीनियर एडवोकेट हैं निर्मल के कोतवाल जो बार एसोसिएशन के प्रधान भी हैं, मुजफ्फर खान एडवोकेट जो पूर्व जज भी रह चुके हैं और सना मंडी के विधायक भी हैं, शेख शकील अहमद सीनियर एडवोकेट हैं, अपू सिंह सलातिया जो हैं वो भी सीनियर एडवोकेट हैं, वो असिस्टिंग काउंसिल्स हैं, और उसके बाद अदर जो 6 मेंबर्स हैं वो लीगल सपोर्टिंग टीम है। उन्हीं में से एक वकील हजरात हमारे साथ हैं, संदीप शर्मा जी। चलिए, कल से एक खबर चल रही थी कि J&K हाई कोर्ट ने जो डिटेंशन है उस पर रोक लगा दी, उसमें स्टे लगा दिया। तो कानून के लिहाज से ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हीं चीज़ों को पूरा यानी क्लैरिफाई करने के लिए इस समय संदीप शर्मा जी जो लीगल टीम के यानी कि सपोर्टिंग जो लीगल सपोर्टिंग टीम हो में इनका नाम भी है, तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या महराज मलिक के केस में डेवलपमेंट हुई है। डोजियर आपने पढ़ा है, और उसी के साथ साथ कल J&K हाई कोर्ट ने एक रेस्ट्रेनिंग आर्डर निकाला था पुलिस को कि जो चार्जशीटों से फाइल नहीं किया जाए, पर वो किस केस में कहा गया था, क्या वाकई डिटेंशन को लेकर था, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं। अब महराज मलिक के जो जितने भी चाहने वाले हैं, उनके वोटर्स हैं, उन तक क्या जानकारी है पूरी हम साझा करेंगे एडवोकेट संदीप शर्मा जी से। संदीप सर, क्या आया, पूरा क्या निकल कर सामने आ रहा है? क्या डोजियर में जो आपने अनलॉक किया उसमें क्या चीज़ें आपको लगी हैं, और क्या लगता है जो कल रिस्ट्रेनिंग आर्डर था वो किस केस को लेकर था, क्योंकि एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है। जी देखिए, पहले जो एक कन्फ्यूजन जो बना गया था कि कहा जा रहा था कि जो उनकी पीएसए है उस पर स्टे लग गया है, तो उसमें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो कोई ऑल टुगेदर डिफरेंट एफआईआर थी, जिसको हमने चुनौती दी थी हाई कोर्ट में। हमने बोला था कि ये जो एफआईआर है दैट इज नॉट सस्टेनेबल। तो जज साहब ने उसको उसके ऊपर एक कार्रवाई करते हुए किसी और एफआईआर के ऊपर कि उन्होंने ये बोला कि जब आप पुलिस को बोला कि यू कैन गो विद द इन्वेस्टिगेशन, आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, परंतु जो चलान होगा दैट विल बी प्रोड्यूस ओनली विद द कंसेंट ऑफ द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने बोला कि हमारी जो कंसेंट होगी या जब हम आपको आदेश देंगे इस चलान को तब पेश करिएगा, तो वो इससे पीएसए से कुछ लेना देना उसका नहीं है। पीएसए इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे इस चीज़ का मैं आपको क्लेरिफिकेशन देता हूँ। दूसरी बात आ गई कि जहाँ तक डोजियर जो इन्होंने प्रिपेयर किया है और किस आधार पे बनाया गया है और उस आधार का क्या काट है और क्या ग्राउंड्स हैं जो हम एज ए एडवोकेट देखते हैं कि इसमें क्या खामियां रही हैं, वो थोड़ा सा यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ। हालांकि ये हम हाई कोर्ट में भी प्रोजेक्ट करेंगे, और लगा तो अगर हाई कोर्ट्स के अगर कहीं पे भी जाना पड़ेगा, किसी हद तक भी जाना पड़ेगा, हम वहाँ पे जाएंगे। तो देखिए, पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि बीइंग हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के साथ चलने वाले हैं, तो मैं ये आपको एक आश्वासन भी देना चाहता हूँ, उनकी जनता को भी देना चाहता हूँ कि जो सत्य है वो परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता। आप परेशान कर सकते हैं उसको, अभी परेशानी चल रही है, पर ये एक टाइम आएगा कि इसको हम जीतेंगे, केस को भी जीतेंगे, और जो लोगों की भावनाएं हैं उनकी भावनाओं को भी सम्मान किया जाएगा। देखिए, जो पीएसए है, पहले ही आप जानते हैं, हमने कितनी पहले भी दोहराया है कि ये पीएसए जो है पब्लिक सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। अब ये पब्लिक जो है, अब उसको सेफ्टी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगी वहाँ, क्योंकि पावर्स जो भी इस्तेमाल होती है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेटिव हो या कोई भी हो, उसमें वो जनता की ही आवाज़ होती है। अगर जनता की आवाज़ को आप सलाखों के पीछे डाल देंगे, तो मेरे को लगता है ये कहीं ना कहीं जो है ये करना, ये एक पीएसए जो है ये एक राजनीतिक हथियार बन चुका है किसी भी अपोनेंट को दाराशाही करने के लिए। आप उस जेलों की सलाखें जो हैं, ये इसको गलत तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए। ये हमेशा तब करना चाहिए जब आपके पास पुख्ता सबूत हो, पुख्ता तरीके से आप उसको पेश करें। परंतु मेरे को ये चीज़ बताइए कि एक डीसी साहब, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ डीसी साहब की, और हमें सबको अपने जितने हमारे एग्जीक्यूटिव हैं सबकी रिस्पेक्ट होनी भी चाहिए और करनी भी चाहिए। अब डीसी साहब जो हैं हमारे,
संविधान के अंदर उनको भी उतनी ही पावर है जितना कि एक सड़क पे चलते हुए इंसान को है। वही पावर जो है, वही राइट्स जो है, वही प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी लगे हैं और उतनी ही लाइबिलिटीज उनके ऊपर भी हैं। तो प्रधानमंत्री और सड़क पे पैदल चलने वाले इंसान में कोई डिफरेंस नहीं है संविधान के अकॉर्डिंगली। अब मेरे को बताइए कि ये जो दोहरा मापदंड अलग अलग तरीकों से अलग अलग व्यक्तियों पे लगाया जाता है, ये कहाँ तक सही है? आप एक तरफ तो बोलते हैं कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा अगर हम इसको बाहर रखेंगे। मेरे को बताइए पब्लिक ऑर्डर में क्या चिंता थी जब संजय सिंह जम्मू आए? संजय सिंह जी एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो सांसद हैं और एक सांसद जो है गेट के बाहर है, एक सांसद गेट के अंदर है। तो मेरे को बताइए अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम लीगल नॉलेज रखते हैं, और मेरे को बताइए कि सरकार इस पे क्या जवाब देगी? क्या ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ एक खिलवाड़ नहीं है? क्या राइट टू स्पीच नहीं था उनका? राइट टू फ्रीली मूव विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया उनका राइट नहीं है? आप किसी को भी कहीं भी रोक देंगे। कोई कहीं अपना बात रखने की जाता है, किसी फ्रेंड से मिलता है, किसी की मजबूरी है, वो आप उसको उठा के जेल के अंदर डाल देंगे। कहाँ की, हम कहाँ रह रहे हैं? हम इंडिया में रह रहे हैं, तो J&K भी इंडिया में ही पड़ता है। जैसा सभी जगह कानून को अपनाया जाता है, वैसे हम भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी वही कानून हो, यहाँ पे कोई अव्यवस्था नहीं है। परंतु अगर उसको प्रोजेक्शन ऐसी दी जाएगी तो कहीं ना कहीं जो है हमारे जम्मू और कश्मीर के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अब आते हैं डोजियर पे। देखिए हमारा सबसे बड़ा जो रूल है लॉ में, वो बोलते हैं कि नो वन शुड बी ए जज ऑफ हिज ओन कॉज। अब ये बताइए कि ये कॉज किसका था? ये दो व्यक्तियों के बीच में एक कॉज बना था, हमारे डीसी साहब और हमारे लेजिस्लेटर जो हमारे प्रतिनिधि हैं, ये महराज मलिक जी के बीच में। अब ये एक पर्सनल चीज़ थी, इसको हम नहीं बोलते, देखो गलत का साथ हम नहीं देते अगर गलत है, परंतु गलत का, अब देखिए अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, पर वो नेग्लिजेंस से होती है, उसको मर्डर नहीं कहलाया जा सकता। मर्डर होता है और डेथ बाय नेग्लिजेंस होती है। अगर मैं उस पर मर्डर का मुकदमा डाल दूं तो वो तो गलत है ना। तो अगर डीसी साहब को ये लगता था कि उसने कुछ किया है, गलत किया है, तो वो एफआईआर करवा सकते थे, उसको डिटेन करवा सकते थे, पर वो दूसरे तरीके से जब एफआईआर लगती। परंतु आपने इस कानून का सहारा लिया जहां पे एक व्यक्ति को उसकी आज़ादी से वंचित किया गया, उसको अपना हक रखने के लिए नहीं मौका दिया गया, और उस चीज़ के लिए किया गया जो चीज़ नहीं बनती थी। आपने पीएसए लगा के उनको जेल में तो डाल दिया, परंतु जो लोगों की आवाज़ है, जो अभी फ्लड्स का टाइम है, अभी बीता है, अभी उनको जाके अपने एरिया में घूमना था, देखना था लोगों की क्या समस्याएं हैं, परंतु जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा, आपने उनको पीछे जेलों के सलाखों के पीछे डाल दिया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है, लोगों की जज्बातों के साथ खिलवाड़ है, लोगों के प्रति जो एक आस्था थी महराज मलिक के रिलेटेड लोगों की, वो उसके साथ भी खिलवाड़ है। जी मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, ज़रूर जानना चाहूँगी कि महराज मलिक, क्योंकि आज के दौर में अगर आप आए हैं उनकी सपोर्ट, एक लीगल टीम के जो लीगल सपोर्टिव टीम में भी आपका नाम है, तो आज के दौर में अगर कोई भी उनको यानी कि उनके लिए लड़ने के लिए सामने आता है तो उन्हें कहा जाता है कि उनको सपोर्ट किया जा रहा है जो देश के खिलाफ है, जो आतंकियों को समर्थन करते हैं। क्योंकि महराज मलिक की कुछ वीडियोज़ के क्लिपिंग सामने लाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति जो है देश के लिए खतरा है, देश के आतंकवाद को ग्लोरीफाई कर रहा है, आतंकियों को ग्लोरीफाई कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हो सकता है आपके लिए और हमारे लिए भी चीज़ें लोग यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है, हर एक को बोलने का अधिकार है। तो लोग हो सकते, क्योंकि ऐसा क्यों है सर, एक नरेटिव सेट किया जा रहा है। अगर जैसे वीडियो सामने आई थी, जिस वीडियो पर सारा विवाद हुआ, उन्होंने डीसी हरविंदर सिंह जो डोडा है उनके लिए बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उसे ना ही तो आप एक्सेप्ट करते हैं, ना ही हम, और ना ही जनता एक्सेप्ट करती है। सवाल हमारा भी बार बार यही रहता है संदीप जी, कानून के दायरे से या ऐसे भी संविधान के तरीके से देखा जाए कि ये पुरानी वीडियो जो बाहर निकल रही है, और वाकई महराज मलिक के इस तरह की वीडियो जहाँ पे लग रहा था कि आतंकवाद को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनको समर्थन कर रहे हैं, उन्हें आइडल मान रहे हैं बुरहान वानी को, तो फिर उन्हें टिकट कैसे मिला एमएलए का? क्या ये चीज़ें होनी चाहिए पहले, इसके बाद? अगर ऐसा है, ना जाने कितने ऐसे नेता हैं जो सांसद भी होंगे, विधायक होंगे हर पार्टी में, जिनके ऊपर हीनियस क्राइम के केसेस भी हैं, उसके बावजूद भी लड़े। तो क्या लगता है कि अगर ये कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी, अगर ऐसे व्यक्ति को जो ग्लोरीफाई करे आतंकवाद को, आतंकवादियों को आइडल मान रहा है, तो उसे टिकट दी और उसने इलेक्शन लड़ा? देखिए, इस पर मैं पहले आपको लीगल एस्पेक्ट बता दूं कि कोई भी
चीज़ जो है जब हम कोर्ट में पेश करते हैं तो हम उसको कट पेस्ट नहीं पेश कर सकते जी। हमें उसके कॉन्टेक्स्ट को देखना होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये चीज़ बोली है। सिर्फ एक व्यक्ति का नाम लेना चाहे, अब वो किस संदर्भ में लिया गया, उसके लिए गलत बोला या सही बोला, वो तो कोर्ट देखेगी, क्योंकि ये निर्णय लेना हमारे बस का काम नहीं है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि विपक्ष के पास एक कट पेस्ट जो है एक राजनीति चल रही है कि आप किसी की भी वीडियो उठाएं और डाल दें, और उसकी सत्ता जो है वो परखना बहुत मुश्किल होती है। वो सत्ता परखी जाती है जब वो कोर्ट्स में पहुंचे। अब अगर ये बोलते, जो भी हम बोलते, बुरहान वानी का नाम लिया, वो हमारा मैटर नहीं है, वो हम प्रूव करेंगे, वो लेट द कोर्ट डू इट्स ड्यूटी। वो कोर्ट को देखना है कि ये सही है या गलत है। उन चीजों पर भी पूरा कोर्ट संज्ञान लेगा। बिल्कुल, मैं तो बोलता हूं जो कट करके डाला है या इस तरह की चीजों को प्रमोट करने की कोशिश की, फसाद का माहौल हो या छवि को खराब करने की कोशिश की। मैं तो बोलता हूँ जो इस कट पेस्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ सबसे पहले कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। आप बुरहान वानी का नाम ले रहे हैं, और मैंने खुद देखा है कि वहां पे सब टाइटल्स दे रहे हैं, सब टाइटल्स के साथ आ रहा है और कट पेस्ट करके आ रहा है। तो अगर आप खुद ही बताना चाहते हैं कि ये चीज़ है, प्रोजेक्शन है, तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट को इनके ऊपर भी संज्ञान देना चाहिए। इनके ऊपर क्यों संज्ञान नहीं दे रहा? ये दोहरा मापदंड कि एक पार्टी के व्यक्ति को आप छोड़ रहे हैं, दूसरे पार्टी के व्यक्ति को आप जेल के पीछे डाल रहे हैं, ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। सबके लिए कानून एक जैसा है, सबके लिए कानून एक जैसा, और उसको लागू भी एक जैसा करना चाहिए। ये ड्यूटी बनती है हमारे मैजिस्ट्रेट के पास। एक चीज़ मैं आपको बताना थोड़ा सा रह गया था लास्ट टाइम, जो पिछले पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया, कि देखिए हमारे कोर्ट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति जब कोई एक जज है, अगर उसके खिलाफ कोई ऑफेंस होता है तो वो ऑफेंस खुद नहीं सुन सकता। अगर मैं जज हूं, मेरे खिलाफ कोई केस होता है, तो आई हैव टू ट्रांसफर दैट केस टू अनदर जज। वो क्यों होता है? उसका एक रीजन है कि एक इम्पार्शियल जो है इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि कल को ये उंगली ना उठाई जा सके ये गलत पर्सन था। मेरे को बताइए, डीसी साहब का ये कर्तव्य बनता था कि वो अपने काज को खुद जस्टिफाई करें, खुद ही रिपोर्ट बनाए और खुद ही साइन कर रहे हैं। ये नहीं बनता था, क्योंकि यहाँ पे 2 पर्सन को पावर है, डिविजनल मैजिस्ट्रेट, सॉरी डिविजनल कमिश्नर और डीसी साहब को। अब डीसी साहब को ये नहीं चाहिए था कि वो खुद ही डोजर्स पे साइन करके खुद ही केस बनाए, उनको ट्रांसफर कर देना चाहिए था। उनको लगता है डिविजनल कमिश्नर के पास जाना था, इसके बारे में जाना चाहिए था, क्योंकि इंपार्शियलिटी बहुत जरूरी है। ये पर्सनल बायस की बात है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमने पढ़ा है, क्योंकि लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि कानूनी तौर पे ये होना चाहिए। कानूनी तौर पे क्या चाहिए था कि उनको इसको ट्रांसफर कर देना चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए ये मेरा अपना काज है सर, इसमें मैं नहीं डील कर सकता। अगर मेरे से बदतमीजी हुई, क्या पता, क्योंकि अल्टीमेटली सभी ह्यूमन बींग्स हैं। डीसी साहब भी ह्यूमन बींग है, वो भी ह्यूमन बींग है। ह्यूमन बींग को आप एज एआई का जमाने में अब ये नहीं समझिए कि वो कोई मैकेनिकल पर्सन है। ही इज ए ह्यूमन बींग, उनका भी बायसनेस आ सकता है। तो ये उनका कर्तव्य था ये बताना कि ये बायसनेस से मैं जुड़ा नहीं हूं, मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया। तो अगर वे डिविजनल कमिश्नर साहब इसको अपने हाथ में लेते तो ज्यादा बेटर था, परंतु उन्होंने खुद ही अपने काज का जज बन गए और खुद ही काज अपने हक में डिसाइड कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, और दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड्स पे हम आएंगे। अब आप बोलते कि कितनी एफआईआर हैं, अब मेरे को बताइए 2014 से लेके अभी तक अगर इनके 18 एफआईआर हैं, तो 2014 से कितने केसेस में इनको कंपाउंड केस हो गया है, कितने विड्रॉ भी हैं, कंपाउंड हो गए हैं, ट्रायल भी चल रहा है। ट्रायल भी चल रहा है। ट्रायल का मतलब है, थोड़ा समझा दीजिए संदीप जी, कि अभी वो मुलजिम है, मुजरिम नहीं है। यानी कि जब तक केस प्रूव नहीं हो जाता, वो कन्विक्ट नहीं गिने जाते, तब तक वो इस समय इनोसेंट। नो, बस इसमें हमारे जो कानून में एक सेइंग है, नो बस वन शुड बी, ठीक है ना, हेल्ड गिल्टी अनलेस प्रूव्ड। तो हम उसको पहले ही गिल्टी बना रहे हैं, अभी प्रूव तो होने दो, लेट देम प्रूव, लेट द कोर्ट प्रूव। और मैं तो ये बोलता हूँ कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए इन लोगों पे जो उनको गलत तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर यही करना है तो फिर कोर्टों की क्या जरूरत है? कटघरे में आपका तो जनता के कटघरे में आप डाले हो, पर जनता समझदार है, इतनी जनता साथ में नहीं होती। आप बताइए कौन से एमएलए के साथ इतनी जनता चली है? अगर जनता बोल रही है, देखिए पावर तो जनता की इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अपनी पावर मेरे पास क्या है? मुझे अगर कोई जताता है, मैं पावर जनता की कर रहा हूँ इस्तेमाल। हमें जब पावर में आ जाता है तो हमें लगता है कि जनता कुछ भी नहीं है, परंतु जनता के पास जो पावर है वो किसी के पास नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे बड़ी पावर जो है वो जनता को दी गई है, ना कि किसी प्रतिनिधि को, ना कि किसी एग्जीक्यूटिव को, ना ही किसी पार्टी को। ये जो है ना, ये प्रधान जो है, ये प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक है। इनको सेवक की भावना से काम करना चाहिए। अगर ये खुद ही अपने आप को, हम नहीं बोलते कि कोई कैसा समझता है, हम बोलते कि अपने आप को हमेशा, जैसे वो बोलते जन सेवक है, तो सेवक हैं अगर, तो आपको इसके लिए संज्ञान लेना चाहिए था। आपको भी देखिए, क्योंकि आप ही के इंडिया में रहने वाला शख्स है, जैसा आप सबको देखते हैं, आपको एक ही नज़र से सबको देखना है। डीसी साहब को एक ही नज़र से सबको देखना है, क्योंकि वो एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को। तो
ये जो है तो जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट सीम्स टू बी डन। क्या लगता है कि तब से ये सारा प्रोसेस जो कोर्ट में शुरू होने वाला है, क्या आगे का रहेगा? देखिए हमारी हमारी कोई मिला उनसे महराज मलिक से, क्योंकि पीएसए के तहत जो में एज पर लापता है कि कोई भी मिलने की उन्हें अनुमति नहीं होती है। जी। पर क्या ऐसा प्रोविजन है इसमें मिलने का या कुछ ऐसा? देखिए एक अधिवक्ता जो है वो अपने क्लाइंट से मिलने का जो है वो कानूनी एक उसका राइट रखता है, क्योंकि वो जेल के अंदर है, विद इन कन्फाइनमेंट उससे मिलने मेरे को कोई लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। परंतु जो ये रोका जा रहा है कि वो किसी से ना मिले, मेरे को लगता है कि वो शायद आज शायद उनके जो घर के लोग हैं वो शायद उनसे मिलेंगे। तो ये दैट इज़ डिफरेंट थिंग कि वो मिले ना मिले जो भी है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के आगे देखो हम भी लाचार बंदा लाचार होता है और हमें गवर्नमेंट का थोड़ा साथ देना पड़ता है, चाहे वो गलत हुआ, क्योंकि अगर वो बोल रहे हैं रुक जाइए तो हम आप जाके हर बार कोर्ट में सुनाएं कि जनाब हमें मिलने नहीं दे रहे। छोटी छोटी बातें अगर हम कोर्ट में ले आए तो कोर्ट आगे ओवरबर्डनड है, हम उनको बोलें जनाब हमें डायरेक्शन दिलाइए, हमें जाके मिलना है। तो हर चीज़ के लिए अगर हमें ही बोलना पड़ेगा वकीलों को, तो फिर तो ये अच्छी बात नहीं है। ये कुछ समझना कितने दिन तक ये यहाँ पे जेल में, और उसके बाद सरकार इस पर कितने दिन के अंदर संज्ञान ले सकती है? एक प्रोसीजर है कि जैसे डीएम साहब अगर जैसे केस इनके ऊपर उन्होंने पीएसए लगाया तो विद इन 12 डेज जो है इनको जो रिपोर्ट है ये सबमिट करनी होती है गवर्नमेंट को। अब जब गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट सबमिट हो गई है तो गवर्नमेंट को एक एडवाइजरी बोर्ड की जो है उसका गठन करना होता है। जी। गठन का टाइम जो है वो है हमारा 4 वीक्स। अब 4 हफ्तों 28 डेज में उन्होंने एक गठन करना है एडवाइजरी बोर्ड। अब एडवाइजरी बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट जो होता है वो भी गवर्नमेंट ही करती है, उसमें रिटायर्ड जजेस या हमारे सिटिंग जजेस जो हैं वो दोनों बैठ सकते हैं। अब जो उसको कॉन्स्टिट्यूट करके अब जो रिपोर्ट है, जैसे ऐसा समझ लो अगर नहीं उनके कोई फैसला आता है एडवाइजरी बोर्ड के पास चला गया, अब एडवाइजरी बोर्ड ने जो है विद इन 6 वीक्स जो है उस पर डिसीजन देना है। डिसीजन देंगे दैट इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। अगर वो बोलते हैं कि कोई ग्राउंड्स नहीं मिले तो उनको रिहा करना है। अगर वो एडवाइजरी बोर्ड जो है ये निर्णय पे पहुंचती है कि हाँ भाई ये जो हमारा जो एक केस हमारे सामने है इसमें कुछ अगर लगता है उनको, तो देन दे कैन एक्सटेंड द कन्फाइनमेंट अप टू 3 मंथ्स। दैट उसके बाद वो 3 मंथ्स करके साल तक कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको ये देखने वाली चीज़ है कि इसमें 2 तरीके का जो इम्प्रिजनमेंट है, जो डिटेंशन है, अगर वो पब्लिक ऑर्डर के रिलेटेड हो तो 1 साल का प्रावधान है। अगर वो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो उसमें 2 साल की सजा इन द सेंस की डिटेंशन है। जी। इसके आगे यानी कि जिस तरह से कहेंगे कि अगर कोई अभी मतलब अभी शुरुआत ही हुई है, ये अभी शुरुआत हुई है, यानी ऐसा भी कभी हुआ आपके जैसे आपके इस प्रोफेशन में है, या ऐसा भी कुछ हुआ है कि कई बार ऐसा होता है कि पीएसए लग जाता है, वो क्वैश भी होता है? मैं बोल रहा हूँ बहुत सारी जजमेंट्स मिलेंगी। अब हम जब कोर्ट में अपेयर होंगे, जजमेंट्स में हम वर्कआउट कर रहे हैं इस टाइम, हमने जजमेंट्स ढूंढी हैं और ये तो प्रॉपर फिट केस है जिसमें हमें लगता है कि कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, उनको बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि इसमें देखो एडमिनिस्ट्रेटिव बायस इसमें है। एफआईआर की बात की गई, पैरेलल एफआईआर है। अगर पैरेलल एफआईआर चल रही है तो एक ही व्यक्ति को आप 2 केसेस में 2 जगह सजा नहीं दे सकते। अगर आप डिटेंशन वहां चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे उसको? ठीक है ना। एक वो है। तीसरा बात जो है ये पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर में डिफरेंस होता है। ये लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला था इसको पब्लिक ऑर्डर की डेफिनेशन में नहीं ला जा सकता। ये लीगल पॉइंट है, इसमें आपको बता रहे हैं। दूसरा, ये कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर है जो राजनीति खुद नहीं कर सकते, वो किसी के द्वारा करवाना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये नहीं हो तो अच्छा है, परंतु अगर ये प्रूफ हो तो बहुत घातक है हमारी, क्योंकि मुश्किल हो सकती है। फैसला जिन्होंने लिया जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं भी आ सकती है। सबसे बड़ा गलती ये हो गई कि आप अपने अकाज को, मेरे को अगर कोई थप्पड़ मारेगा, मेरे को बात सुनिए, अगर मेरे को ही बोलेगा कि इसका निर्णय लो तो मैं तो क्या पता फांसी पे चढ़ा दूं। आप खुद समझदार हैं। मेरे को क्या करना था उस टाइम पे? मेरे को तो किसी थर्ड पर्सन को भेजना था, उसको कोर्ट में लाना था, आपके ऊपर सवाल ना उठे, आप क्वेश्चन मार्क ना आपके ऊपर उठे। और 8 दिनों में ये 2 दिनों में 800 पेजेस का अगर रिपोर्ट आप बना रहे हो तो इट मीन्स कहीं ना कहीं तो पीछे से आप तैयारी करके बैठे थे। वो तैयारी बड़ी देर से चल रही थी, परंतु वो जो एक निर्णय लिया गया, माहौल बनाया गया, वो गलत है। और जो इन्होंने देखिए, कोई भी मटेरियल है जो बनता है वो बनाते हैं हमारे एसएसपी साहब, उन्होंने बना के पेश कर दिया। अब अगर पेश कर दिया है तो आगे मेरे को भी तो देखना है। आई हैव टू अप्लाई माई माइंड वेदर द केस इज मेड आउट और नॉट। मेरी कोई दायित्व नहीं है क्या? डीसी साहब है और मेरे को एसएसपी देगा, मैं साइन कर दूंगा क्या? मेरे को ये देखना था कि मेरे पास केस है, बनता है कि नहीं बनता है, तो उसकी रीजनिंग कहाँ है? रीजन तो देने हैं। अगर वही रिपोर्ट एफआईआर के मैं दे दूं तो मैंने अपना दिमाग कहाँ लगाया? मेरे को भी तो कुछ सोचना था।
मैंने सोचा नहीं, साइन कर दिए, दे दिए। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है सामने बाद में आएंगी, वो सामने आएंगी, क्योंकि हमने भी वर्कआउट किए। ये काफ़ी चीज़ें हम जो कोर्ट के संज्ञान में भी लाएंगे। और मुझे लगता है कि हमारा जो केस है, जो महराज मलिक जी को अंदर किया है, तो इस पर अच्छी तरह सोच विचार नहीं हुआ। एप्लीकेशन ऑफ माइंड वाज नॉट देयर एंड द कोर्ट विल सी वेदर इट इज़ arbitrary or whether it is according to law. That is up to I am concerned, being a legal member of the team. I assure you that this case is not going to stand in the High Court, even in the Supreme Court, because there is no material on record. There is nothing which can make him responsible for that act. बिकॉज पब्लिक ऑर्डर तो है ही नहीं था। पब्लिक ऑर्डर तो बाद में खराब हुआ। जी जी। जब एम्प्लॉइज को आप रास्ते में उठा के ले जाएंगे तो पब्लिक ऑर्डर तब था। आप मेरे को बताइए, मैं अगर गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकते। 2 मिनट में उठा वो है नहीं जीडीए का, जीआईडी का तो पहला क्वेश्चन तो मैं बोल रहा हूँ कि हमें तो पिटीशन फाइल करनी चाहिए डीसी साहब के खिलाफ। डीसी साहब, आपने इतने बड़े एम्प्लॉइज आपने रास्ते में निकलने कैसे दिए? वही लोग बोल भी, और आपने नहीं निकलने दिया। अगर आपके नहीं थे तो आपने शोकाज नोटिस निकाला। बताइए कितने लोगों का शोकाज नोटिस निकाला? यू हैव टू आंसर दैट। अगर महराज मलिक के लिए लोग जो बाहर निकले थे उनके समर्थक, तो उन्हें भी डिटेन किया गया, फिर तो उन एम्प्लॉइज को भी डिटेंशन बनता ना, जिन लोगों ने प्रदर्शन किया था, क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम है। जीडीए का आदेश है, आप पढ़ भी सकते हैं कि सरकारी, इवन कि अगर एक एसपी बेचारा जो 15,000 18,000 लेता, उसको प्रदर्शन करने की वो नहीं, अगर जिनको सैलरी लेट हो जाती है, फिर ये तो परमानेंट एम्प्लॉय थे। वही 2 मापदंड जो मैं कब से बोल रहा हूँ कि 2 मापदंड जो हैं अलग अलग व्यक्तियों पे अलग अलग तरीके से जो अपनाए जा रहे हैं, वो बड़ा घातक है। अभी देखिए आपने संजय सिंह जो हमारे जी वहां पे गए और एक एमपी को एक एमपी से नहीं मिलना दिया गया। क्या वो राइट टू मूव फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसकी वायलेशन नहीं है? राइट टू स्पीक की नहीं है? राइट टू असेंबल की नहीं है? वो क्या कर रहे थे? क्या उनसे मिलने से, और मिल कहाँ रहे थे? वो डॉग बंगलो में जा रहे थे, उनसे मिलने का मना कर दिया। एक सिटिंग जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनकी क्या हद है यहाँ पे वायलेशन की? संदीप जी, एज ए लीगल की जनता भी देखिए, कानून से बड़ा कोई है ना आप है ना पीएसए नहीं, बल्कि यूएपीए लगना चाहिए। चाहे यूएपीए की डेफिनेशन भी ना पता हो, कुछ एक जो अपने डाल रहे हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, इस तरह की चीज़ें डाल रहे हैं। आम जनता को क्या कहना चाहेंगे कानून के माध्यम से, कि उन्हें विश्वास रखना चाहिए देश के कानून पर? जो भी होगा दूध का दूध, पानी का पानी। अगर वाकई महराज मलिक गिल्टी होंगे तो वो भी सामने आएगा। अगर वाकई वो नहीं, ऐसा उन्होंने कोई क्राइम किया होगा जिसके तहत उन पर पीएसए लगा, वो भी सामने आएगा। और जिन लोगों ने हो सकता है कोई षड्यंत्र के तहत ऐसा किया हो, क्योंकि अगर बात करें, हम डीसी अरविंदर सिंह जी की बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी काम और बड़ी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, एडीसी जम्मू भी रह चुके हैं। हम नहीं जानते क्या हुआ क्या नहीं, पर हो सकता है मे बी उन्हें भी कहीं ना कहीं प्रेशराइज हो, उनके ऊपर भी कोई इस तरह का प्रेशर। ये सारी चीज़ें ये जांच का विषय है। क्या कहेंगे आम जनता को? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पीएसए जो है ये ऑर्डिनरी लॉ नहीं है। ये जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, वहाँ पे तो ये तब लागू होता है जब इमरजेंसी चल रही हो। यहाँ पे ऑर्डिनरी लॉ की तरह इसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़ा ये खतरनाक लॉ है, जिसमें आप किसी को उठा के बिना ट्रायल के, बिना वकील के, बिना ग्राउंड्स बताए किसी को भी अंदर कर सकते हैं। तो ये बड़ी बड़ी कंट्रीज उसमें अबालिश हो चुका हुआ है। नाउ अब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीइंग ए लीगल फैटर्निटी का मेंबर होते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कानून पे विश्वास रखिए। कानून अपना कार्य ज़रूर करेगा और कानून जो है वो सत्य सामने लाएगा। अदरवाइज अगर हम लोगों की अफवाहों पे जाएंगे, अगर हम जो सोशल मीडिया पे जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कभी किसी का नाम लेके, तो मैं चाहता हूँ कि जनता जो है सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रह के कानून पे विश्वास दिलाए, और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जैसे मैंने आपके सामने कुछ ग्राउंड्स रखे जो फैक्ट पे हमने बात की है, वही हम आगे रखते रहेंगे। और मुझे लगता है कि जनता जो है समझदार है और जनता की ही जीत होगी। अगर जनता सड़कों पे है, उनको जीत दिलवाना हमारा काम है। और महराज मलिक हम ज़रूर छूट के बाहर आएंगे और अपने जो एरिया है उसका काम उसी बेबाकी से निभाते रहेंगे। धन्यवाद संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ एडवोकेट संदीप शर्मा, जो हमने कहा था असिस्टिंग जो टीम लीगल टीम है महराज मलिक के केस की 10 वकीलों की जो टीम है उसका गठन हुआ, उनमें से सपोर्टिंग जो एज ए लीगल एडवोकेट ये भी संदीप जी भी हैं। पूरे हमने एक एक आपको तथ्य बताए हैं। क्या था वो जो कल आदेश निकला था, जो रिस्टेन किया हाई कोर्ट ने, वो किस केस को लेकर था, और क्या डिटेंशन को लेकर ऐसा कुछ हुआ है कि स्टे हुआ। संदीप जी ने पूरी बातें तथ्यों के साथ, और देश की जनता से, जम्मू कश्मीर की खासकर की जनता से उन्होंने निवेदन भी किया है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। अगर वाकई महराज मलिक ने गलती की, अगर वाकई महराज मलिक ने कोई ग्लोरीफाई किया आतंकवाद को या आइडल माना बुरहान वानी को, पूरी वीडियो जो है, क्योंकि
क्योंकि कानून अगर बात करें कोर्ट में तो जुडिशरी में जो भी फैसला होता है वो तथ्य के आधार पर, वो सबूतों के आधार पर होता है। अगर वाकई ऐसा होगा तो उन्हें उसकी सज़ा मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं है, जो लोग इस तरह की एक साजिश के तहत महराज मलिक के खिलाफ एक एजेंडा चला रहे हैं, तो वो भी सामने आएगा, ज़रूर आएगा। कानून पर विश्वास रखिए, संदीप शर्मा जी का कहना है, क्योंकि कानून से बड़ा ना आप हैं, ना हम हैं, ना ये है। क्योंकि न्यायालय में जो भी फैसले होते हैं, हमने पहले ही कहा, वो तथ्य के आधार पर होते हैं, सबूतों के आधार पर होते हैं। तो इसीलिए जो भी होगा आने वाले समय में आप तक पल पल की हम अपडेट ज़रूर देंगे। क्योंकि अगर बात करें महराज मलिक की भाषा की, तो कोई भी उसे सपोर्ट नहीं करता। कोई भी, उनके सपोर्टर भी कह रहे हैं उनसे गलती, इवन कि उनके परिवार के सदस्य, उनके पिताजी भी कह रहे हैं कि उन्होंने आकर ऐसा गुस्से में आकर, कहते ना कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए, उन्होंने ऐसे शब्दावली का प्रयोग किया जो नहीं करना चाहिए एक डीसी के खिलाफ, एक एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ। तो उनके खिलाफ हर कोई कह रहा है कि डिफामेशन का बनता है। क्योंकि लॉ हम पढ़े ज़रूर हैं, भले ही हम कोर्ट में नहीं हैं, पर इतना थोड़ा सा हम भी जानते हैं, पर आप भी जानते होंगे और किस तरह के कानून हैं। तो कानून पर भरोसा रखिए, देश के कानून पर भरोसा रखिए। जो भी होगा, दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने आएगा। ना हम जज हैं, ना आप जज हैं, ना हम वकील हैं, ना आप वकील हैं। तो ज़रूरी है, जिनका काम हो नहीं करने दीजिए। जनता अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।